जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के एक बयान की हुकूमत पाकिस्तान ने खुद ही वजाहत कर दी और यूँ महसूस होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब की वजह से हुकूमत के अंदर एक एम्बेरसमेंट है। ख्वाजा आसिफ ने ये एम्बेरसमेंट क्यों क्रिएट की, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया की तरफ से इंसाफ फराहम करने का जो सिलसिला जारी है, उसमें आज दो और पेशरफ्त भी हुई। वो पेशरफ्त क्या हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पहला सदारती इस्तिस्ना ले लिया। कहाँ लिया, किस तरह लिया, ये भी आपको पूरी तफसील के साथ इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और मोनस इलाही साहब ने अपने बारे में एक अजीब सा इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ बड़ा दिलचस्प है, वो भी पूरी तफसील के साथ आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। हम सबसे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ जाते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब पे करप्शन के बेतहाशा केसेस थे। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी 2017 में, तो उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ केसेस बनना शुरू हुए थे। बल्कि उनके कई दोस्त, जिनमें अनवर मजीद साहब शामिल हैं, उन सब के खिलाफ नैब ने ऐसी ऐसी फाइलें खोली थी और ऐसे ऐसे मुकदमे बने थे कि उस वक्त हैरत होती थी कि ये गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ की है, लेकिन फैसले कोई और कर रहा है। और उसमें चौधरी निसार साहब का ये कहना था कि मैं तो ये फैसले कर ही नहीं रहा, ये कोई और है जो इन केसेस के पीछे है। बहरहाल उसके बाद वो मुकदमा चलते रहे। कई जगहों पे आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अनवर मजीद जो उनके करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे, उनके पूरे ख़ानदान को पकड़ लिया गया था। जो उनकी शुगर मिल्स हैं, उनके ऊपर बाकायदा क्रैकडाउन्स किए गए थे। फिर उनके अकाउंट से, जाली अकाउंट से वो भी रिकवर कर लिए गए थे। और बहुत ज़्यादा आपको पता होगा कि उस ज़माने में कितने ज़्यादा खबरें आई और कितने कितने नए नए मसाइल पैदा हुए। फिर उसी दौरान आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर एक ठट्ठा वाटर सप्लाई का केस बना था और ये कहा जा रहा था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने एक दोस्त, जिसकी कंपनी का नाम हरीश एंड कंपनी है, उसको ये ठेका दे दिया था ठट्ठा वाटर सप्लाई का, जो ज़ाहिर है वो प्रॉपर काम नहीं कर सके और उसके अंदर बड़ी करप्शन हुई। तो नैब ने यह केस भी बनाया था और उसमें भी आसिफ अली ज़रदारी साहब मतलूब थे और आसिफ अली ज़रदारी साहब से उस वक्त भी तहकीकात होती रही थी। फिर ये केस रेफरेंस बन के अदालत में चला गया और फिर अदालती कार्रवाई शुरू हो गई। अब आज इसकी कार्रवाई थी और जब जज साहब ने मुलज़म को बुलवाया और मुलज़म के वकील वहाँ पे पेश हुए, तो वकील साहब ने फौरी तौर पे जज साहब को बताया कि आपने जिस साहब को बुलाया, जिसका नाम आसिफ अली ज़रदारी है, वो इस वक्त सदर पाकिस्तान है और सदर पाकिस्तान की हैसियत से उन्हें इस्तिस्ना हासिल है कि वो किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते। लिहाजा हम उनका इस्तिस्ना कॉल कर रहे हैं या वो हम डिमांड कर रहे हैं। तो उस पर जज साहब ने फिर तारीख दे दी और उसके बाद नैब से जवाब तलब किया कि आप फौरी तौर पे बताएं कि क्या अब आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये आसिफ अली ज़रदारी साहब का पहला इस्तिस्ना है बतौर सदर। और अभी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मेरा ख्याल है आसिफ अली ज़रदारी साहब के वकला इस्तिस्ना लेंगे और जब तक आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर रहेंगे उस वक्त तक इनके केसेस जो उनकी फाइलें बंद रहेंगी। और जो ज़ाहिर है जब वो सदर नहीं रहेंगे तो उसके बाद ये दोबारा केसेस खुल जाएंगे, जो पाकिस्तान की रवायत है। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब फुल फॉर्म में सामने आ गए हैं और उनका ये कहना है कि अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं ईवान सदर में बैठा और कानूनी और दस्तूरी तौर पे बात तो यही है, अब आसिफ अली ज़रदारी साहब को पूछा नहीं जा सकता। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ का दिन था। हाफिज़ फ़रज़ साहब जो इमरान खान साहब के PS भी थे, इमरान खान साहब के करीब भी थे, ज़मान पार्क का सारा जो इंतज़ाम था वो हाफिज़ फ़रज़ साहब संभालते थे। बल्कि बहुत सारे ऐसे टिकट्स हैं जो हाफिज़ फ़रज़ साहब ने जारी करवाए थे और उस ज़माने में ये बात मशहूर थी कि कुछ लोगों के साथ मिलकर हाफिज़ फ़रज़ साहब रोज़ाना की बुनियादों पर पैसे कमा रहे हैं। ये वैसे उस वक्त कहा जा रहा था, आज पता नहीं ये बात दुरुस्त साबित होती है या नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। और हाफिज़ फ़रज़ साहब ज़ाहिर है इमरान खान साहब के करीब हो गए, तो जो शख्स किसी लीडर के करीब हो जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि हाफिज़ फ़रज़ साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ाम हो। मैं कतन ये दावा नहीं करता कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन उस ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये इल्ज़ाम लगाते थे। फिर 9 मई के रेफरेंस से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, फिर उनके ऊपर केसेस बने और अब उन केसेस की बुनियाद पर उन्होंने ज़मानत अप्लाई की थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, लाहौर की अदालत ने उनकी ज़मानत कबूल कर ली है। लिहाजा एक रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज ये भी मिला। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की ज़मानत के केसेस चल रहे हैं।
इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे 6 जमानत के केसेस हैं जिसकी हेयरिंग हो रही है। और पिछली हेयरिंग में जज साहब ने जेल सुप्रीडेंट से कहा था कि आप वीडियो लिंक पे बीबी बुशरा की फौरी तौर पे हाजिरी लगवाएं, और सुप्रीडेंट ने वादा किया था कि जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी उसमें बुशरा बीबी की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई जाएगी। लेकिन सुप्रीडेंट साहब ने ये मुतालबा नहीं माना और ये जो आर्डर था उसके ऊपर काम उन्होंने नहीं किया। लिहाजा आज अदालत ने शोकास नोटिस जारी कर दिया और उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया है और उन्हें फौरी तौर पर तलब किया है कि 25 मार्च को वो पेश हो और वो जवाब दें तहरीरी और ज़बानी तौर पे कि उन्होंने बुशरा बीबी की वीडियो लिंक के ऊपर हाजिरी क्यों नहीं दी थी। जबकि सुप्रीडेंट का कहना यह है कि अभी तक हमें इंटरनेट की सहूलत नहीं मिली और इसके साथ साथ जो वीडियो लिंक के इक्विपमेंट्स हैं वो ख़राब हैं और कोई गवर्नमेंट का इदारा उन्हें ठीक करने के लिए तैयार नहीं। तो जब हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं होंगे, जब हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं होगी, तो हम वीडियो लिंक पे कैसे बुशरा बीबी की हाजिरी लगवा सकते हैं या कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि उन्हें अदालत के सामने पेश किया जा सके। तो सुप्रीडेंट साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन अदालत का कहना है कि ये काम आपका है और आप ही ने करना है और आपकी जिम्मेदारी है, आप जिससे चाहें करवाएं, लेकिन आपको बहरहाल मुलज़मा को अदालत में पेश करना पड़ेगा। अगर फिज़िकली मुमकिन नहीं है तो फिर आप वीडियो लिंक के ज़रिए करवाएं। लिहाजा अब अगर देखा जाए अदालतों का जो वतीरा या रवैया है पिछले एक हफ़्ते से, वो इमरान खान साहब की सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। इमरान खान को धड़ाधड़ ज़मानतें भी मिल रही हैं और धड़ाधड़ मुकदमात में वो बरी भी हो रहे हैं। जो लॉन्ग मार्च से रिलेटेड मुकदमात थे उसमें तो इमरान खान साहब की ऐसा लगता है कि जैसे बाकायदा महसूस हो रहा है कि लॉन्ग मार्च के अंदर उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की थी और उनके खिलाफ ये जो मुकदमात बने थे गलत बने हैं। तो अब अदालतें ज़ाहिर है इमरान खान साहब को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के बाकी साथी हैं उनको भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया। यूँ महसूस होता है कि अगर हवाएं रुख नहीं बदल रही तब भी बराबर ज़रूर हो गई हैं और बराबरी की इस फिज़ा में इमरान खान साहब को और उनके साथियों को फ़ायदा हो रहा है, उनको रिलीफ मिल रही है। कल भी आपको याद होगा कि 11 उनके जो लीडर्स हैं उनको बरी कर दिया गया। तो अब आने वाले दिनों में भी इमरान खान साहब को बहुत सारे मुकदमात के अंदर रिलीफ मिलती हुई नज़र आएगी, जिसमें हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक मुकदमा भी है जिसमें साइफ़र केस के ऊपर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कुछ सवाल उठाए। मुझे यूँ लगता है कि वो गवर्नमेंट उस केस को भी हाई कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर सकेगी और वहाँ पे इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है मुकदमात और भी हैं और उन मुकदमात में भी इमरान खान साहब को सज़ा हुई है, तो इतनी आसानी से इमरान खान साहब बाहर तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि उनको रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को अदलिया अब अच्छी लगने लगेगी। आज मोनस इलाही साहब ने एक ट्वीट की और वो बड़ी मायने खेज ट्वीट है। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जब बाहर आएंगे तो मेरे समेत हमाद अज़हर और मुराद सईद की वापसी के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को 2 दूसरे लीडर्स के साथ जोड़ा है जिसमें मुराद सईद साहब शामिल हैं और हमाद अज़हर साहब शामिल हैं, क्योंकि इन बेहतर हालात के अंदर भी हमाद अज़हर और मुराद सईद साहब सामने नहीं आ रहे, मोनस इलाही साहब भी पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। इस पर ज़ाहिर बड़ी मीम्स बन रही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक आज मीम गर्दिश कर रही थी जिसमें उन्हें जॉन एलिया बना के पेश किया गया है और उसके ऊपर पंजाबी का एक फ़िक्रा लिखा हुआ है जो मैं यहाँ पे नहीं दोहराना चाहता और उसमें क्लेम यह किया जा रहा है कि इनकी जो हालत हो रही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, उसकी ज़िम्मेदार मोनस इलाही साहब हैं और मोनस इलाही साहब अगर अपनी गर्दन पेश कर देते तो उनके वालिद इस वक्त घर बैठे होते। लेकिन बहरहाल मोनस इलाही साहब का कहना यह है कि हमारे लिए जेल और FIA वाले नहीं हैं बल्कि अलग प्लान बना हुआ है। अगर आप बिटवीन द लाइन पढ़ें तो यूँ महसूस होता है कि मोनस इलाही साहब ये कहना चाहते हैं कि हम अगर गिरफ़्तार हुए तो हमें FIA के सामने पेश नहीं किया जाएगा, ना ही हमें अदालतों में पेश किया जाएगा, ना ही हमें जेल भिजवाया जाएगा, बल्कि हो सकता है किसी दूसरी जगह भिजवा दिया जाए या खुदा न खास्ता ऊपर भेज दिया जाए। वो क्लेम इसी तरह कर रहे हैं कि हम 3 लोग इसलिए सामने नहीं आ रहे कि हमें ख़तरा है कि हमारे साथ कोई स्पेशल सलूक किया जाएगा। और स्पेशल सलूक ज़ाहिर है मोनस इलाही साहब अपने दोस्तों को बताते रहते हैं कि मुझे माफ़ नहीं करेगी इस्टेब्लिशमेंट और हो सकता है मुझे दुनिया से फ़ारिग कर दिया जाए। और परवेज़ इलाही साहब इसलिए अपने बेटे को कहते हैं कि आप बाहर बैठें, आप पाकिस्तान वापस ना आएँ। ये एक इनसिक्योरिटी है मोनस इलाही साहब के जहन में। लिहाजा उनका ख्याल ये है कि जब इमरान खान साहब के साथ समझौता होगा, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा, तो उसके बाद इमरान खान साहब हमारी जान खलासी करवा सकेंगे, फिर ही हम यहाँ पे वापस आ सकेंगे और इसके बगैर बज़ाहिर हमारा वापस आना मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, ना मुराद सईद साहब वापस आएंगे, ना ही हमाद अज़हर साहब वापस आएंगे और ना ही मोनस इलाही साहब वापस आएंगे। तो अब इन तीनों का मुकद्दर जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है। जब इमरान खान साहब आएंगे और अगर उन्होंने मुनासिब समझा, अगर उन्होंने इन तीनों की सिफारिश कर दी और जो पैकेज डील होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ
अगर उसके अंदर उन्होंने ये 3 नाम भी डाल दिए तो फिर तो हो सकता है कि ये तीनों वापस आ जाएं। और अगर वो इन 3 नामों को इसमें शामिल नहीं करते या फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, तो इन तीनों की वापसी सरदस्त मशकूक नज़र आ रही है। जो इनकी ट्वीट को देखा जाए तो उसके अंदर ये महसूस होता है। आज अली अमीन गंडापुर साहब एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनकी एक तस्वीर भी चल रही है जिसमें वो बाकी 3 वज़रा आला के साथ खड़े हैं। बल्कि सबसे पहले वो खड़े हैं, उसके साथ मुराद अली शाह साहब खड़े हैं, फिर मियाँ शबाशी साहब खड़े हैं, फिर मरीम नवाज साहबा खड़ी हैं और फिर सरफराज बुगटी साहब खड़े हैं। तो 5 लोगों की वो तस्वीर है जो बड़ी हंसी मुस्कुराती हुई नज़र आ रही है और उसमें किसी जगह कोई ख़राबी या कोई उलझन नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब हालात को समझ गए और उनको अंदाज़ा हो गया कि अगर मैंने वज़ीर आला रहना है तो मुझे फिर गवर्नमेंट के साथ बना के रखना पड़ेगी, मुझे वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मानना पड़ेगा और SIFC से ही, लेकिन जहाँ पे मुझे वफाक बुलाएगी तो मुझे वहाँ पे पेश होना चाहिए। और वो मेरा ख्याल है पेश हो गए हैं। अब उनके दरमियान जो असल जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इनके दरमियान अब इख्तलाफात वो नहीं है जो बज़ाहिर बाहर नज़र आते हैं। तो इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक़ नहीं मिलता, 1516 रुपये नहीं मिलते, उस वक्त तक अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है मौक़िफ़ तो आज कल अदम हो गया और अब अली अमीन गंडापुर साहब खुद ये फ़ैसले कर रहे हैं और उन फ़ैसलों की रोशनी में ये महसूस होता है कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन ये भी है कि कुछ ना कुछ मुतालबात अली अमीन गंडापुर साहब के तस्लीम कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे इमरान खान साहब को एक और बार शिकस्त हो गई है और अली अमीन गंडापुर साहब अब को बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब की पॉलिसी को टो करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ ही फैसल कुंडी साहब जो ज़ाहिर जिनका ताल्लुक DI खान से है और वो भी उसी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब लड़ते हैं, उन्होंने ये कहा अब अगर गंडापुर साहब किसी से रिश्वत मांगते हैं तो क्या उसे भी चाहिए कि वो इनका सर फाड़ दें, ईंट मार दें इनके सर में। तो फैसल कुंडी साहब ने अपना एक अंदिया दे दिया, अपनी एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि हो सकता है कि किसी वक्त कोई साहब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ वो सलूक करते हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब बाकी राशि लोगों के साथ करना चाहते हैं। क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी नहीं है, बल्कि इनके ऊपर भी रिश्वत सतानी और करप्शन के बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं और ये कोई मौका ज़ाया नहीं करते। तो कुंडी साहब का अपना एक मौक़िफ़ है। तो उनका ख्याल ये है कि इनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जिसकी ये दूसरे लोगों से तवक्को कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब को करारदाद पेश करके कौमी असम्बली में तलब करूँगा और वहाँ पर उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने जो TTP को सहूलत दी थी उसकी वजह क्या थी और उसकी वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ, क्या इनके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस पर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी रेजर्वेशंस आई हैं और जो अंदरूनी सूरत हाल ये है कि ये महसूस हो रहा है कि शायद मियाँ शबाशी साहब से ख्वाजा आसिफ साहब खुश नहीं है क्योंकि उन्हें उनकी मर्ज़ी की वजारत नहीं मिली। वो वज़ीर ख़ारजा बनना चाहते थे लेकिन इसहाक़ डार साहब को फोकियत दी गई और उन्हें एक ऐसी वजारत दे दी गई जो कोई एक्टिव वजारत नहीं है। वजारत दिफा के अंदर कोई काम नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ एक सीट है जिसको किसी न किसी शख्स ने कवर करना होता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब को एक साइड पर रख के बाकायदा पार्क कर दिया गया, तो अपने आप को पार्क महसूस कर रहे हैं। लिहाजा उनकी पूरी ख्वाहिश है कि मियाँ शबाशी साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई दोस्ती ना चल सके या ये जो रोमांस है या ये जो ताल्लुक़ है ये ज़्यादा देर तक कायम ना रह सके। तो उन्होंने गवर्नमेंट बनते ही ऐसी बुनियाद रखनी शुरू कर दी है जिससे गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं और इस पर ज़ाहिर मियाँ शबाशी साहब नाराज़ हैं। और मियाँ शबाशी साहब तो इतने मोहतात हैं कि वो रावलपिंडी की तरफ देख के भी कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं देते। फ़ौज तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि जो पुराने आर्मी चीफ्स का भी जब वो जिक्र करते हैं तो बड़े एहतराम के साथ जिक्र करते हैं, उनके साथ भी अपना जो डिफरेंस है वो पेश नहीं करते। इवन जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में भी उन्होंने आज तक कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने मोहतात वज़ीर आज़म जो हैं उनकी मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ साहब का जो इस किस्म का बयान है उससे ज़ाहिर गवर्नमेंट एम्बेरस तो हुई है। इसलिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इसकी वजाहत कर दी है कि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब को कौमी असम्बली में नहीं बुलाया जा रहा और ना ही हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट है कि उन्हें बुला के उनसे पूछा जा सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से तरतीब आ गई है, लेकिन ये पता चला है कि ख्वाजा आसिफ साहब और मियाँ शबाशी साहब के अब ताल्लुकात वैसे नहीं रहे जो इस बयान के बाद हुए हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मियाँ शबाशी साहब ये महसूस करते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब कंफर्टेबल नहीं है इनके साथ
और वो इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और जानबूझ के वो मीडिया के अंदर जाके ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे गवर्नमेंट कमज़ोर हो या रावलपिंडी के साथ इनके तल्लुकात ख़राब हों। अब ख्वाजा आसिफ साहब के लिए एक चैलेंज है कि ख्वाजा आसिफ साहब बड़े बहादुर आदमी हैं, वो हमेशा बड़े दबंग लहजे में बात करते हैं और उनका ये भी कहना है कि वो अपने कांशियस की आवाज़ में बोलते हैं और ज़मीर की आवाज़ बुलंद करते हैं और कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते और वो बड़े असूली सियासतदान हैं। अब इस असूली सियासतदान ने वज़ीर दिफ़ा होते हुए ये चैलेंज किया है कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अमीर साहब को पार्लियामेंट बुलाएंगे। तो मेरा ख़्याल ये है कि अब ख्वाजा आसिफ साहब को अपने करैक्टर का मुज़ाहरा करना चाहिए, उन्हें अपने किरदार की जो आला बुलंदी है उसे साबित करना चाहिए और उन्हें इन दोनों को कौमी असम्बली में बुला के इनसे पूछना चाहिए कि आपने पाकिस्तान को नुकसान क्यों पहुंचाया था। और अगर ये नहीं करते तो ये वज़ीर दिफ़ा हैं, ये फ़ौरी तौर पे एक नोटिस जारी कर सकते हैं इन दोनों जर्नलों को और उसके बाद इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है ख्वाजा आसिफ साहब को अब अपनी मर्दानगी का मुज़ाहरा करना चाहिए।